गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योत्सना त्रिपाठी। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी, वो जो 9 मंथ का फेज़ था, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किसी भी औरत के लिए माँ बनना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। आज अपना वो एहसास, अपनी वो जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या क्या चैलेंजेस थे, डिफ़िकल्टीज़ क्या रहीं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि मेरी क्रेविंग्स एंड ऑल दैट थिंग। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि मेरी प्रेगनेंसी किस तरीके की थी, हाउ आई कंसीव। इट वॉज अ नेचुरल प्रेगनेंसी, मतलब ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी बिफोर कंसीविंग विद गुड्डा। मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी व्हेन आई हैड अ मिसकैरेज। तो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। द टाइम आई गेट टू नो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं उस समय वृंदावन में थी, और उस समय मैं एक्चुअली राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी, क्योंकि मिसकैरेज के बाद लोगों को ये शब्द बहुत छोटा लगता है, बट यू हैड लॉट ऑफ इमोशन टू गो थ्रू। इमोशनल टर्मोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड एट द सेम टाइम आई वॉज वर्किंग। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो लेट मी टेल यू, आई एम अ प्रोफेशनल HR टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट हैविंग 7+ year ऑफ एक्सपीरियंस। अभी मैं सेबेटिकल ब्रेक पर हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है एंड नो वन इज़ देयर टू लुक आफ्टर। बट इससे पहले मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया हुआ है। पर्सनल फ्रंट पे चीज़ें थी, प्रोफेशनल फ्रंट पे चीज़ें थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो इनिशियली जब मेरा पीरियड मिस हुआ तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली आप इग्नोर करते हो, क्योंकि जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो कई बार होता है कि आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण पीरियड ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट मुझे कुछ सिम्टम्स भी फील हो रहे थे, लाइक प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होती है, नॉजिया फीलिंग, मॉर्निंग में थकावट होना, उठने का मन ना करना, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होना। तो मुझे ये सिम्टम्स फील हो रहे थे। मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया, और सिंस वी ऑलरेडी हैड अ मिसकैरेज, तो हमने यही सोचा कि लेट्स वेट फॉर 45-50 days एंड देन वी विल डू द टेस्ट, एंड उसके बाद डॉक्टर को विजिट करेंगे। तो 45 days के बाद मैंने जब टेस्ट किया तो इट वॉज पॉजिटिव, एंड येस वी वर एक्सपेक्टिंग। तो मैं वापस नोएडा आ गई। उसके बाद हमने डॉक्टर को विजिट किया। वी हैड अंडरगॉन थ्रू द अल्ट्रासाउंड। जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में, वो 60 days में होता है। तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि येस एवरीथिंग इज़ गुड, आई एम एक्चुअली प्रेगनेंट। जो मेरा बेबी था उसकी हार्ट बीट मैंने सुनी, तो वो जो फीलिंग होती है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। जब आप पहली बार अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनते हो, तो आई एक्सपीरियंस दैट, एंड सो फार थिंग्स सीम्स गुड। चीज़ें नॉर्मल थी, सब कुछ अच्छा था। बट आफ्टर 10-15 days मुझे हल्की सी ब्लीडिंग डिटेक्ट हुई। चूँकि पहले मिसकैरेज हो चुका था तो ऑब्वियसली मैं बहुत घबरा गई थी, मैं बस रोने लगी थी। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि ऐसे हो रहा है। ऑब्वियसली वो भी थोड़ा घबरा गए। हमने डॉक्टर को फ़ोन किया, सी आज कि हमें तुरंत उनको विज़िट करना चाहिए। मेरे हस्बैंड नहीं थे, मैं अकेली थी घर पर। देन ही केम, हम डॉक्टर के पास गए। वहाँ पर फिर से मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। उसमें देखा गया तो बच्चा नॉर्मल था, उसकी कंडीशन ठीक थी, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक था। किसी को रीज़न समझ में नहीं आया कि ब्लीडिंग क्यों हुई, बट हाँ, डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दी, ध्यान रखने को बोला, और यही एडवाइस किया कि आप अभी रेस्ट करो। लेट्स सी, अगर ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती देन वी हैव टू सी कि क्या कंडीशन है, क्यों नहीं हो रहा है ये सब। बट थैंकफुली विद इन 1 day मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई, और प्रेगनेंसी वॉज गोइंग गुड। इसके बाद जब 5th month का अल्ट्रासाउंड हुआ, जो कि क्रूशियल और बोलते हैं कि मेन अल्ट्रासाउंड होता है, दैट इज़ लेवल 2, जिसमें कि आप अपने बेबी के बॉडी पार्ट्स देख सकते हो। क्योंकि 5th month का जो अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें इस टाइम तक आपका जो बेबी होता है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो चुका होता है, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे फॉर्म हो चुके होते हैं। तो हाँ, जब इसके बाद एक टेस्ट होता है जिससे ये भी पता चलता है कि आपके बेबी को कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, किसी तरीके का सिंड्रोम तो नहीं है। तो जब ये दोनों चीज़ें हुई, जब अल्ट्रासाउंड हुआ, जब मैंने अपने बेबी को पहली बार देखा, उसके सारे बॉडी, छोटे छोटे हाथ पैर सब कुछ बन चुके थे, तो एवरीथिंग वाज गुड। हमें ये पता चला कि जो मुझे ब्लीडिंग हुई थी 2nd month में, उसका एक्चुअल रीज़न ये था कि जो मेरा प्लेसेंटा था, जो कि आपकी जो बॉल होती है उसको सपोर्ट करता है, वो नीचे था, मतलब बिल्कुल वजाइना के पास में।
और उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो साइड में होती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि वो प्रेशर मुझे नीचे पड़ता था और इसी कारण से मुझे ब्लीडिंग हुई थी। अब कंसर्न ये था कि अगर ये प्लेसेंटा नीचे रहेगा तो डिलीवरी के टाइम पर प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर ने बोला कि इट्स क्वाइट पॉसिबल 80-85% केसेस में ये होता है कि जैसे जैसे आपका यूट्रस का साइज बढ़ता है, ये प्लेसेंटा जो होता है इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, इट कम्स टू बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो मुझे बस यही एडवाइसेबल था कि मुझे ज़्यादा भारी काम नहीं करना है, झुकना नहीं है, हैवी चीज़ों पे काम नहीं करना है। बट ऑब्वियसली आप अकेले रहते हो, जॉब करते हो, घर के काम होते हैं, तो आप कंप्लीटली तो अवॉइड नहीं कर सकते, बट जितना हो सकता है आप प्रिकॉशंस ले सकते हो, विच आई डिड। थैंकफुली जो टेस्ट था उसमें सब कुछ नॉर्मल था, बेबी को किसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ नहीं थी, इट वाज अ हेल्दी बेबी, कोई सिंड्रोम्स कुछ भी नहीं था। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड क्या होता है, अपने बेबी की मूवमेंट्स को फील करना। तो सभी लोग इस बात का वेट करते कि यार बेबी की मूवमेंट्स कब स्टार्ट होगी। तो आई वॉज ऑल्सो द सेम। जब बेबी मेरा मतलब आई वॉज प्रेगनेंट तो मुझे भी वेट नहीं हो रहा था कि यार बेबी की मूवमेंट्स कब होंगी, व्हेन आई विल बी फीलिंग हिज केक और ऑल। तो मैंने एक बार अपनी मम्मी से पूछा कि यार इतना टाइम हो गया अभी तक कुछ फील ही नहीं होता है। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चीज़ें लगती हैं, वेट पुट ऑन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे घबराना तो नहीं होता है। बट मुझे ये लग रहा था कि यार कोई मूवमेंट्स फील नहीं हो रही है। मैं बात करती थी उससे बहुत, आई वॉन्टेड कि वो रिएक्ट करे। तो आई बिलीव इट वॉज कि 5th मंथ के लास्ट में और आई थिंक 6 मंथ्स की बिगनिंग में गुड्डा ने किक करना शुरू किया। मतलब वो इतना ज़्यादा एक्टिव रहता था थ्रू आउट द डे। जब भी मैं खाने पड़ती थी वो इतनी मूवमेंट्स करता था, मतलब नॉन स्टॉप मारता था। आई बिलीव कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, मैं खाती थी, उसका भी मन करता था, इतनी ज़्यादा किक करता था, इतनी ज़्यादा मारता था। 5th मंथ के बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है दैट इज़ 8th मंथ। अब जो मेजर चैलेंज थे दैट आई फेस्ड इन 8th मंथ, मतलब जो 3rd ट्राइमेस्टर था उसका जो 8th मंथ जो सबसे क्रूशियल मंथ होता है, मुझे जो मेजर चैलेंजेस थे, बी इट इन प्रोफेशनल फ्रंट बी इन पर्सनल फ्रंट, मुझे वो चैलेंजेस इस मंथ में थे। अभी तक बस ये था कि प्लेसेंटा नीचे है। जब 8th मंथ का अल्ट्रासाउंड हुआ ये पता चला कि प्लेसेंटा ठीक है, उसकी पोजीशन अभी ठीक हो चुकी है, अब कोई चैलेंज नहीं है। बट अब इशू ये था कि जो कोड होती है, जो कि बच्चे और माँ के बीच में कनेक्शन होती है, जिसके थ्रू बच्चे को सारी न्यूट्रिशंस और सारी सप्लाईज होती हैं, वो कोड जो है वो बच्चे के गले में है। तो अब ये एक चैलेंज था कि इस चीज़ से कैसे डील करें, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि बस मुझे बेबी की मूवमेंट्स पे फोकस करना है, फोकस कि बच्चा सही से मूवमेंट्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर कभी ये भी हो सकता है कि बच्चा मूवमेंट करता है, इधर उधर भागता है, तो ये ना हो जाए कि वो जो कोड है वो उसके गले में अटक जाए या उसको किसी तरीके से डिफ़िकल्टीज हो जाए। तो आई जस्ट हैड टू फोकस ऑन हिज मूवमेंट्स कि मूवमेंट्स प्रॉपर हो रही हैं या नहीं हो रही। लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पर ये हुआ कि दिस टाइम आई वॉज प्लानिंग कि अब मैं मैटरनिटी ब्रेक के लिए अप्लाई करूँगी, और मैंने हॉस्पिटल वगैरह इनलिस्ट कर लिए थे कि मुझे कहाँ से क्लेम लेना है, कितना खर्चा आएगा, सारी चीज़ें प्लान आउट थी, बैक ऑफ द माइंड। आई डिस्कस्ड विद माई मैनेजर, बट सडनली एट वन डे आई रिसीव द कॉल फ्रॉम माई कंपनी गेटिंग टू नो कि कंपनी शट डाउन हो रही है, रिसोर्स नहीं है उनके पास, फंड नहीं है, एंड दे वर आस्किंग मी कि क्विट द जॉब। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, हाउ कैन आई डू दिस एट दिस फेज ऑफ टाइम। अपने मैनेजर से डिस्कस किया कि मुझे तो मैटरनिटी ब्रेक पे जाना है, तो अभी कुछ मंथ की बात है, 1 मंथ मतलब मुझे काम कर लेना, और देन वी विल आई गो फॉर मैटरनिटी ब्रेक। ही सेड कि नहीं आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था, जबकि सच ये था कि मैंने अपने मैनेजर को फर्स्ट डे से ही इन्फॉर्म कर रखा था। ही वॉज अवेयर ऑफ, इवन कंपनी में HR को भी ये बात पता थी, बट इस वजह से दे वर प्रिटेंडिंग ताकि उनको मुझे मैटरनिटी ब्रेक ना देना पड़े। देन वी नेगोशिएट डिस्कस एंड मुझे 3 मंथ की सैलरी दे करके आई क्विट द जॉब, ऑप्शन नहीं था। बट स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि यार अब हॉस्पिटल की जो चीज़ें हमने प्लान कर रखी है, वो जो मैटरनिटी जो मैंने मेडिकल का ले रखा था, प्लान ले रखा था, इतने मंथ्स का मैं कंपनी में पे करती थी, उसका क्या, वो तो मेरा वेस्ट हो गया। अब मुझे मेरा जो मेडिकल का खर्चा होगा वो डबल होगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी क्लेम नहीं है, कुछ भी सेटलमेंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल बैकअप पर आ गई। एंड एट द सेम टाइम मेरी फैमिली में मेरे भाइयों की शादी फिक्स हो गई, दोनों की शादी मई में थी, मेरी डिलीवरी डेट जून में थी। जून में 10th ऑफ जून को मेरी डिलीवरी डेट थी, 3rd मई एंड 9th मई को मेरे भाइयों की शादी थी, यहाँ पर मेरी जॉब चली गई थी। तो सारी चीज़ें मतलब कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही थी।
मैंने जॉब के लिए बहुत ट्राई किया है एंड लकली आई गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन माई हैंड। सैलरी अच्छी थी, कंपनी ने मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दिया, मेरी लीव के तरीके प्लान आउट हो गए, सारी चीज़ें मैंने प्रोफेशनल फ्रंट पर चीज़ों को वर्कआउट किया। बट अब शादी का था, शादी कैसे अटेंड करनी है, क्योंकि जो कोर्ट का इशू था उसमें डॉक्टर ने मुझे बहुत केयरफुल रहने के लिए बोला था। डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मुझे अपने आप को एडजस्ट नहीं करना है। डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि नहीं, आपको शादी अवॉइड करनी है, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरे खुद के रियल भाइयों की शादी थी विच वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी टू अवॉइड। तो अब हुआ ये कि शॉपिंग वगैरह के चक्कर में जब मेरा 8वें महीने का अल्ट्रासाउंड हुआ तो ये भी पता चला कि मेरा जो एमनाइटिक फ्लूइड है, जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, वो भी कम हो चुका है। मतलब कोड अटकी हुई है बच्चे के गले में, यहाँ पर एमनाइटिक फ्लूइड कम हो चुका है, शादी सर पर है, क्या करूँ। तो अब डॉक्टर ने यही बोला कि आप लिक्विड लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हो वो करो, किसी तरीके से एमनाइटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो मुझे 10 दिनों में नॉर्मल करना है, अदरवाइज़ मैं शादी अटेंड नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जून का टाइम, मई जून का टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो जितना ज़्यादा लिक्विड हो चुका, मैंने हर फॉर्म में लिक्विड को कंज्यूम किया एंड बाय गॉड ग्रेस एमनाइटिक फ्लूइड का लेवल ठीक हो गया। अब डॉक्टर ने यही बोला कि आप जितना से ज़्यादा होगा रेस्ट करोगे, अपने खाने पीने पर ध्यान दोगे, किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं लोगे, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करोगे, आउटसाइड जो होगा वहाँ पर नहीं जाओगे, मतलब गर्मी में मेनली बाहर नहीं घूमोगे फिरोगे। बट मैं जब मेरे भाइयों की शादी थी, मैंने जितना डांस किया था ना, मतलब दोनों भाइयों की शादी में मैंने फुल ऑन एंजॉय किया। लोगों को ये टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पहली शादी में ही बेबी बाहर आ जाए, शादी रोकनी पड़े, बट नहीं, बाय गॉड ग्रेस दोनों शादियाँ अच्छे से हो गई। हम लोग अच्छे से करके सब कुछ करके मैं वापस नोएडा आ गई। तो ऑन 31 मई मुझे हल्का सा जो रेडिश था डिस्चार्ज डिटेक्ट हुआ। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, सी साइड कि आप डॉक्टर क्लिनिक आ जाओ। उस वक्त घर पर कोई नहीं था, मैंने कैब की एंड मैं अकेले डॉक्टर के क्लिनिक गई। वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि ज्योत्सना, इट्स द टाइम यू हैव टू एडमिट, अभी हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपकी डिलीवरी का टाइम आ चुका है। पहले तो मैं घबरा गई कि यार अकेली हूँ, कोई साथ में नहीं है, कैसे पॉसिबल है इस समय। तो डॉक्टर ने बोला कि हम रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप यहाँ से बाहर जाओगे तो उसके बाद कंप्लीट इट विल बी योर कॉल, क्योंकि आपकी जो वजाइना है वो ओपन हो चुकी है, यू आर कम्प्लीटली नाउ रेडी फॉर डिलीवरी। तो मैंने डॉक्टर को बोला, भाई मैंने खाना पीना नहीं खाया, मेरे घर में कोई है भी नहीं, मेरी फैमिली मेम्बर्स को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है, अभी तो मैं एडमिट नहीं हो सकती, मैं कल आके एडमिट हो जाऊँगी। और मैं वहाँ से वापस घर आ गई। देन आई कॉल माई मदर, क्योंकि मेरे इन लॉज तो नहीं आ सकते थे, तो मेरी मम्मी को आना था, तो मैंने अपनी मम्मी को इन्फॉर्म किया और शाम तक मम्मी आ गई। उसके बाद हमने डिस्कस किया, बट मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए थे। तो हम लोग इस डिनाइल में थे कि यार एडमिट हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि जब तक नेचुरल पेन स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर कैसे डिलीवरी के लिए हम जा सकते हैं हॉस्पिटल। बट ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपकी जो वजाइना है वो ओपन हो चुकी है, इट्स कम्प्लीटली नाउ टाइम फॉर द डिलीवरी, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम आपको जो पेन होते हैं वो पेन इन्फ्यूज़ करेंगे। जब उन्होंने मुझे पेन इन्फ्यूज़ किया तो इट वॉज 1 जून आई गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मैंने 2.5-3 घंटे वो पेन लिया, बट आफ्टर दैट इट वॉज अनबियरेबल फॉर मी। तो मैंने डॉक्टर को बोला, भाई दर्द बंद कर, जैसे भी है बस बच्चे को इस दुनिया में ला दे। एंड देन आई हैड अ सी सेक्शन। तो मेरा जो गुड्डा है दैट इज़ अ सी सेक्शन बेबी, बट मेरी रिकवरी बहुत अच्छी रही। मतलब 2 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई। डॉक्टर ने यही बोला था कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को अच्छा से अच्छा फील कराओगे, जितना जल्दी वॉक करने की कोशिश करोगे, छोटे मोटे काम करते रहोगे, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। तो मेरी रिकवरी बहुत फास्ट थी। आफ्टर डिलीवरी आई हैड नो कॉम्प्लिकेशन, एवरीथिंग वाज गुड एंड आई हैड अ वेरी हेल्दी हैप्पी चाइल्ड। अब अगर बात करें मेरी क्रेविंग्स की, तो मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा थे। मुझे कभी भी चिड़चिड़ाहट होने लगती थी, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मैं काम भी करती थी। अप टू 9 months आई वॉज कम्प्लीटली वर्किंग,
तो जॉब का भी स्ट्रेस था, पर्सनली आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसका भी था। तो मेरे मूड स्विंग बहुत ज़्यादा थे, मुझे कभी भी गुस्सा आने लगता था, मैं रोने लगती थी, चिड़चिड़ाहट होती थी। और जहाँ तक बात रही क्रेविंग की, तो मुझे ऐसी चीज़ों की क्रेविंग हुई जो मैं कभी नहीं खाती, मतलब मीठा ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करती, बट उस समय मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। मुझे कभी भी चाप ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट 9 मंथ्स में मैंने सबसे ज़्यादा जो खाया वो चाइनीज़ एंड चाप। मैंने कोई भी जंक फूड, मतलब मोस्ट ऑफ द जंक फूड खाए हैं, बट मैंने पैकेज्ड फूड नहीं खाए थे, क्योंकि मैं जनरली भी चिप्स और कुरकुरे ये सब चीज़ें नहीं खाती, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीती, और मुझे ऐसी कोई क्रेविंग नहीं हुई। बट हाँ, मैंने जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह ज़्यादा नहीं खाया, बट हाँ चाइनीज़, चाप, ये सारी चीज़ें खाई हैं, बहुत ज़्यादा खाया था, क्योंकि मुझे इनकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी, कभी भी क्रेविंग होने लगती थी तो मेरे पास ऑप्शन यही रखिए तो बाहर से खाऊंगी, क्योंकि घर में कोई बनाने वाला था नहीं। तो ये सारी चीज़ों की क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी। अब अगर बात करें कि मुझे किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम हुई थी, मुझे कभी कोई बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह का चैलेंज नहीं रहा, मुझे कभी 9 मंथ्स में वॉमिटिंग नहीं हुई। हल्की फुल्की नौजिया की फीलिंग होती थी, जो कि मॉर्निंग सिकनेस हम जिसे बोलते हैं वो होता था, तो मैं जिंजर टी यूज़ कर लेती थी, या फिर मैं सुबह सुबह बादाम ले लेती थी तो वो ठीक हो जाती थी। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं रहा, क्योंकि मैं थ्रू आउट द 9 मंथ्स बहुत एक्टिव थी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, 7 मंथ में थोड़ा सा चैलेंज ये हुआ था कि कभी कभी मेरे रात में होता था कि मैं सोती थी तो मेरा एक साइड में इतना ज़्यादा पेन होता था कि आई वॉज अनेबल टू टर्न अप, मतलब मैं एक तरफ सोती थी, मैं दूसरी तरफ सो ही नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा पेन होता था। बट आई बिलीव वो 15-20 डेज़ का था, बट उसके बाद वो ठीक हो गया था। मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस किया था, उन्होंने बोला था कि बॉडी में वेट बढ़ रहा है, तो शायद इस वजह से ये इशू रहा हो। तो मुझे वो 10-15 डेज़ का वो चैलेंज था जहाँ पर मेरे लिए डिफ़िकल्ट था रात में सोना, क्योंकि एक साइड में सोने के बाद दूसरे साइड में टर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसके अलावा मेरी स्वेलिंग वगैरह का कोई चैलेंज नहीं था। हाँ, थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी पैरों में, वो 9 मंथ्स में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने बहुत डांस किया था, तो उसके बाद मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी कि मैं स्लीपर भी नहीं पहन पाती थी, बट वो मेरी। इसके अलावा मुझे एज सच कोई मेजर चैलेंज नहीं रहा। हाँ, 8th मंथ में थोड़ा बहुत घी से एलर्जी हुई थी, जो 10-15 दिन के लिए थी। आई कुड नॉट स्टैंड विद द स्मेल ऑफ घी, मतलब मैं रोटी में घी नहीं लगाती थी, मैं छूती भी नहीं थी, मैं किचन में ही उसको यूज़ करना बंद कर दिया था। दाल वगैरह में छौंक लगाना मुश्किल था, क्योंकि मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी। तो वो 10 दिन का चैलेंज था, बट आफ्टर दैट वो भी ठीक हो गया था। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी जर्नी, बट अदरवाइज कोई बहुत मेजर चैलेंज नहीं रहा, चीज़ें स्मूथ रहीं, सब कुछ अच्छे से हो गया। 9 मंथ में चलती फिरती, डांस करती, खेलती कूदती रही। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है वो हर किसी की अलग होती है। आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, हर किसी की अलग होती है। किसी की बॉडी किसी तरीके से रिएक्ट करती है, किसी की बॉडी किसी तरीके से रिएक्ट करती है। तो हमें कभी भी किसी और की जर्नी को अपनी जर्नी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमारी जर्नी ईजी है, हो सकता है दूसरे की और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या उससे ईजी हो। तो ऑलवेज इंजॉय योर ओन जर्नी। ये एक ऐसा फेज़ होता है जो लाइफ में दोबारा नहीं आता। ये जो मोमेंट्स होते हैं, यू ऑलवेज चेरिश थ्रू आउट योर लाइफ। तो ये जो 9 मंथ्स होते हैं, इंजॉय टू द फुलेस्ट। आप अपना बेबी शावर करिए, अपने बेबी मून पर जाइए, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, अपने बेबी से अच्छी अच्छी बातें कीजिए। मैं अपने बच्चे से बहुत बातें करती थी। मैं मतलब जब नहाने जाती थी तो मैं उसके साथ काफ़ी टाइम तक बात करती थी, क्योंकि वही एक टाइम मुझे मिलता था जब जॉब और सबके से मैं आराम मिलता था, तो आई यूज्ड टू टॉक। अपने बेबी से बातें करो, उससे जितना ज़्यादा इंगेज रख सकते हो ना, आपका कनेक्शन उसी के साथ तो फॉर्म होता है। बेबी का जो पहला कनेक्शन बनता है वो आपसे बनता है। तो आप अपनी जर्नी एंजॉय कीजिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए। ये जो फोटोज़ स्टेटस चलते हैं कि दिस इज़ हाउ माई जर्नी इज़ गोइंग ऑन, दिस इज़ हाउ माई प्रेगनेंसी इज़ गोइंग ऑन, यू डोंट नो बिहाइंड द स्टोरी, तो डोंट गेट इंस्पायर्ड बाई एनीवन। तो आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को प्लीज़ किसी से कंपेयर मत कीजिए, अपनी जर्नी एंजॉय कीजिए, मेमोरीज क्रिएट कीजिए। और प्रेगनेंसी बहुत साफ़ सुथरी जर्नी नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर होंगे। अपने आप पर प्रेशर मत डालो कि मुझे नेचुरल बेबी चाहिए या सी सेक्शन से बेबी होगा। सिर्फ एक हेल्दी बेबी होना चाहिए। माँ बनना बहुत बड़ी बात होती है। आप सी सेक्शन से हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर, जस्ट enjoy your journey and have a happy motherhood.